99% लोगों से आप पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, यही आता है ना, ऑटोमेटिक रिप्लाई है। क्या सच में वो फाइन है? तो मैम मैं अगर आपकी बात करूँ तो आपने दूसरों के लिए हीलिंग कैसे स्टार्ट करी? देखो पहले तो मैंने एक्चुअली कभी भी दूसरों के लिए हीलिंग स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं तो अपनी ही हीलिंग करना चाहती थी। मुझे याद है माय फर्स्ट क्लाइंट एवर वाज ओवरवेट, बहुत ज़्यादा फैट था वो, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। और मुझे याद है कि वो उसको इतना एंग्जाइटी होता था लोगों से कि वो लोगों के साथ भीड़ में बैठ नहीं सकता था। एनालिसिस करके मीटिंग्स होती है, वहाँ पर जाना होता था तो ऑल द टाइम आई विल बी ऑन द कॉल विद हिम, क्योंकि वो अकेले जा नहीं सकता था। तो उसको डर लगता था तो वो कंटिन्यूसली मुझसे बात करता था, तभी वो मीटिंग में जा पाता था, क्योंकि उसको अल्कोहल छोड़ना था। तो मैम हम सुनते हैं ना बहुत से लोग पर्पज के बारे में बात करते हैं कि मेरा पर्पज ये था वो था, तो आपने कैसे ढूंढा? तो मैं बताऊँ सच में, पर्पस ढूंढना नहीं जाता। बेहतरीन बात है पर्पस की, पर्पस रिवील होता है। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा, सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। हेलो एवरीवन, मैं पीहूर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आजकल लोग बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता हम उससे बाहर कैसे निकले। काफ़ी लोग हीलिंग को भी बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं कि बहुत स्लो होती है, साइंटिफिक नहीं होती। तो इस वीडियो में आप इन सभी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर मैताली जायसवाल। तो हेलो मैम, हाउ आर यू? Thank you so much for inviting me, and very excited to be here, and I'm great today. थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले तो मैं आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पेनफुल टर्निंग पॉइंट रहा कि आप इमोशनल हीलिंग से जुड़े और आपने सोचा कि मुझे दूसरों को गाइड करना चाहिए? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। कितना इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम बहुत बड़े किसी ट्रॉमा में, किसी ब्रेकअप में, घर से निकाल दिया, बिजनेस में लॉस हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई, वो बड़े बड़े ट्रॉमाज हैं लाइफ के, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आता है। पर सबसे बड़ा ट्रॉमा क्या होता है, व्हाट आई फील इज कि जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, ओके, बाहर से सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके पास जॉब भी है, घर भी है, बच्चा भी है, गाड़ी भी है, आपको प्यार करने वाले लोग भी हैं, दोस्त भी हैं, मिलजुल भी रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो मिसिंग है और वो आपको खा रहा है। अंदर ही अंदर आप टूट रहे हो, पर दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। और जब आप उसके बारे में बात करने जाओ तो लोगों को लगता है क्या ड्रामा कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट पेनफुल, आई थिंक मेरी पर्सनल लाइफ से मैं बता रही हूँ कि दैट वाज द मोस्ट पेनफुल एंड सबसे डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ था, जब मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आप बिजनेस में करो और बिजनेस में लॉस हो जाए तो आपको पता है कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज आई हैव टू सॉल्व। बट अगर आप ट्रॉमा का रीजन ही ना बता पाओ, दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉमा। एंड आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग ये है कि जब आपको ट्रॉमा मिलता नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉमा। सो मेरे ये एक्सपीरियंस में, जब मेरा लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा था एंड आई वाज लुकिंग फॉर दैट मिसिंग लिंक, और वो मिसिंग लिंक मुझे तब मिला जब व्हेन आई वाज एबल टू help others in their journey. I think that is when I found my destiny kind of. तो मैम हम सुनते हैं ना बहुत से लोग पर्पज के बारे में बात करते हैं कि मेरा पर्पज ये था वो था, तो आपने कैसे ढूंढा? तो मैं बताऊँ सच में, पर्पस ढूंढना नहीं जाता। बेहतरीन बात है पर्पस की, पर्पस रिवील होता है। मतलब आपके पास सामने से आ जाता है, जैसे एक हवा का झोंका या एक थप्पड़ की तरह आपकी लाइफ में वो
अपने आप आता है, मगर आपको अपने पर्पस के लायक बनना पड़ता है। एंड सबसे डिफिकल्ट वही पार्ट है। लोग सोचते हैं यार मेरे को पास पर्पस नहीं है इसलिए मैं जिम नहीं जा रहा, मेरे पास पर्पस नहीं है इसलिए मुझे सुबह उठने का मन नहीं करता, मैं आलसी इसीलिए हूँ कि मेरे पास पर्पस नहीं है। तुम्हारे पास पर्पस आएगा ही नहीं क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो अभी। पहले लायक बनना पड़ता है और फिर पर्पस रिवील करता है। यूनिवर्स भी देखता है कि इस इंसान को मैं जिस चीज के लिए मैंने उसको बनाया है, क्या ये उसके लिए रेडी है। अगर मैं सडनली आपको बहुत सारा बिजनेस दे दूं मगर आपके हेल्थ इश्यूज इतने सारे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज आने के बाद भी आप वो नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज द बिगेस्ट ट्रॉमा। जैसे जाकिर खान के साथ हुआ, यू नो, वेयर जाकिर खान इस पीक पे जाके जहाँ पर वो लंदन में शोज कर रहा है, बड़े बड़े ऑडियंस को हैंडल कर रहा है, बट ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल हिज हेल्थ एंड ही इज टेकिंग अ 5 years ब्रेक। और उसने खुद अपने उसमें बोला है दैट हेल्थ इश्यूज बहुत निगलेक्ट हुए, नींद पूरी नहीं हुई, ट्रैवलिंग की वजह से वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाया, एंड अनफॉर्चुनेटली इतना सब मिलने के बावजूद भी आप हैंडल नहीं कर पाए अपना पर्पस, राइट। तो दिस इज द लर्निंग कि आपको अपने आप को रेडी करना पड़ता है अपने पर्पस के लिए। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और फिर अपने आप अचानक, जैसे मेरे साथ हुआ था सुसाइड प्रिवेंशन का मैंने एनजीओ जब खोला, इट वाज नेवर द प्लान। ऐसा कुछ कभी भी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई, पहली बात एनजीओ खोलूंगी ये भी नहीं सोचा था। आई वाज अ कॉर्पोरेट वुमेन फॉर 16 years। पर नॉट ओनली डिड आई ओपन माय एनजीओ बट ऑल्सो सुसाइड प्रिवेंशन which is another difficult thing, क्योंकि suicide is such a sensitive topic ना। आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, people are uncomfortable around it। किसी के बच्चे, जो मेरे साथ अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनका मैं हीलिंग कर रही हूँ या फिर काउंसलिंग कर रही हूँ, जो सुसाइडल हैं, 7th 8th के बच्चे, 6th के बच्चे, उनके पेरेंट्स बोल नहीं पाते ये शब्द दैट उनका बच्चा सुसाइडल है। इट इज़ सच अ डिफिकल्ट वर्ड टू से। और ऐसा ही एनजीओ में चलाऊंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। ये तो बस अपनी लाइफ में अपने आप ही आपके सामने रिवील होता है, और जब ये रिवील होता है आप इससे भाग नहीं सकते। फिर आपको ये सोने नहीं देगा जब तक आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाओगे। दैट इज हाउ द पर्पस इज। और जो लोग भी अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं उनको मैं क्लियरली बता दूं, आज ही मैं आपको आपका पर्पस बता देती हूँ। द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू गिव, इज नेवर टू टेक। आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे, आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ दे के ही जाओगे। तो अगर आप में कोई कैपेबिलिटी है जो बेहतरीन है, तो वो टैलेंट आपको यूं ही नहीं मिला है, वो इसलिए मिला है कि आप उससे रिलेटेड कुछ लोगों की मदद करोगे। किस तरह से करोगे, कब करोगे, कहाँ करोगे, यूनिवर्स डिसाइड करेगा। मगर आपका पर्पस इस दुनिया में सिर्फ दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है। घर, गाड़ी, बंगला, शादी, बच्चा पर्पस नहीं है, ठीक है। So that's how your purpose reveals yours. Okay, so मैम मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे बहुत से आपने भी सफ़र किया होगा किसी चीज़ से, पेन से या ट्रॉमा से, तो आपने इनमें से क्या चीज़ अनलर्न करी कि आप आज यहाँ तक ये इंसान बन पाई हैं? हाँ, बहुत बहुत अनलर्न करना पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे आप किसी लाइफ में एक स्पेसिफिक टाइप से आप जी रहे हो ना, जैसे मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से वो मिडिल क्लास वाली अपब्रिंगिंग ना, सेविंग, खर्चा मत करो, ऊंचा मत सोचो, बिजनेस में क्या रखा है, लॉस हो जाता है, रिस्क मत लो, इस तरह का थॉट प्रोसेस हमारा रहा है, बड़ा सेफ 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 चलने वाला है ना। तो वो तो अनलर्न करना पड़ा जब मैंने कॉर्पोरेट का करियर छोड़ के, एक थ्राइविंग करियर छोड़ के, पीक ऑफ माय करियर, आई लेफ्ट माय जॉब टू स्टार्ट माय ओन थिंग, है ना, जिसके बारे में मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो सारा अनलर्न करना पड़ा, जो बचपन से जो मनी माइंडसेट ऐसा नेगेटिव पेरेंट्स ने दे दिया होता है ना, कि खर्चा मत करो, बहुत सोच समझ के। और दूसरा, बचपन से जब आप लड़की पैदा होते हैं ना, तो लड़कियों को भी बहुत सारी चीजें सिखा दी जाती है। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत करो, ज्यादा अपने पति से ज्यादा मत कमाओ, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। तो जब मैं अपनी हीलिंग जर्नी में थी, तो धीरे 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 अपने ब्लॉकेजेस को आप जब हटाते हैं तो आपके अंदर से आपका रियल सेल्फ निकल के आता है। और मैं बताऊं, 99% अपने खुद को ही नहीं जानते। वो अपने पड़ोसी को तो जज कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा को भी जज कर रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, पति को, पार्टनर को, बच्चों को, सबको जज कर रहे हैं, मगर खुद को ही नहीं पहचानते हैं। इतनी सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग, आपने सुना होगा बोलते हुए कि मुझे पता नहीं गुस्सा कहाँ से आ जाता है मुझे। अरे आपके अंदर से ही आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ तो है जहाँ से आ रहा है। आपने कभी कोशिश ही नहीं करी है जानने की ऐसी कौन सी बात है जो आपको ट्रिगर करती है, और क्यों ट्रिगर करती है, कौन से बचपन में कौन से इंसिडेंट से वो आपके अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। तो जब भी उसको कोई छूता है, आप सडनली गुस्से में आ जाते हो।
ऐसा कौन है? और कुछ टाइप के इंसान आपको बहुत अच्छे क्यों लगते हैं? आप किसी एक इंसान से जेलस क्यों हो? ऐसा कहते हैं कि जिस इंसान से आप जेलस होते हो ना, एक्चुअली वो आपका एस्पिरेशन होता है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। तो उसको जेलसी को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, उसको इनफैक्ट आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ ये बनना है मुझे, राइट? सो अगर अपने इमोशंस को एनालाइज करोगे, इतने सारे इमोशंस है, सैडनेस, हैप्पीनेस, जेलसी, रिवेंज, इतने प्यारे प्यारे इमोशंस है, सभी काम के हैं। एक्सप्लोर करना और समझना आना चाहिए। आई थिंक वो मैंने किया अपने साथ, और आज तक मैं सीख रही हूँ अपने अंदर के इंसान को, लर्न कर रही हूँ और ग्रो कर रही हूँ उसके साथ। तो आई थिंक वो सबको करना चाहिए वो जर्नी, इट्स ब्यूटिफुल। तो मैम अगर हम बात करें हीलिंग की, जैसे जी। आपने अभी बताया, तो एक टेम्परेरी हीलिंग होती है हाँ। और एक कहते हैं कि लॉन्ग टाइम ट्रांसफॉर्मेशन हाँ। हीलिंग, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, तो मैं आपसे पूछती हूँ, कभी आप गए हो किसी मेडिटेशन सेंटर में कुछ अटेंड करने, मेडिटेशन वगैरह? नहीं। कभी या फिर कोई जैसे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं यूट्यूब पे, हाँ, हाँ। विच वी प्ले, है ना? तो इससे रिलीफ मिलता है ना, यू फील नाइस। हाँ। वो 35-45 मिनट्स का होता है या 1 घंटे का होता है, उसको अब जब सुनते हो अच्छा लगता है, इट इज प्लेजेंट। ये है टेम्पररी हीलिंग। ओके, आपको एहसास तो हो जाता है कि हीलिंग करके कैसा महसूस होता है, पर जैसे ही वो मेडिटेशन खत्म, अगले दिन आप उठे और बैक टू स्क्वायर वन। तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, अवेयरनेस आ गई बस थोड़ी सी कि कुछ प्रॉब्लम है, जो मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना इज नॉट द सॉल्यूशन। जहां पर भी आपको किसी भी चीज में सिर्फ अच्छा महसूस हो रहा है ना, गुड फीलिंग आ रही है, दैट इज नॉट हीलिंग। हीलिंग में तकलीफ होती है। हीलिंग जैसे ही शुरू होगी, भर भर के रोओगे आप। ओके, शुरू में जिसकी भी हीलिंग शुरू होती है या ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, वो बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं, सारे दर्द बाहर निकल के आते हैं जो आप दबा देते हैं, है ना? और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे बुरे छोटी छोटी इंसल्ट्स, लड़की होने की वजह से, गरीब होने की वजह से, आपके शक्ल की वजह से, आपके जूतों की वजह से, आपके कपड़ों की वजह से, आपके परिवार की वजह से, आपकी चाचियाँ, मामियाँ, काकियाँ, पड़ोसी, फ्रेंड्स काफ़ी इंसल्ट करते हैं, है ना? और सबके साथ होता है, ऐसा कोई हम अनोखे नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठी करते रहते हैं और वो धीरे धीरे नासूर बन जाता है, वो वूंड, वो ब्लॉकेज बन जाता है इवेंचुअली, जब तक हम उसको रिलीज नहीं करते। और रिलीज कैसे किया जाता है? रिलीज तभी किया जाता है जब आप उसको पूरा महसूस करो, उसको पूरा, उसका दर्द का निचोड़ पूरा फील करो, तकलीफ में रहो, तभी वो निकलता है सिस्टम से। तो हीलिंग बिगिन होती है पेन से, और बिना पेन के कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई आर्ट नहीं, कोई हीलिंग नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। सारी ग्रोथ का स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज पेन। ओके, आप बर्थ को ही ले लो, एक बच्चा जब पैदा होता है कितना पेनफुल होता है बर्थ मदर के लिए। तो कोई भी ब्यूटीफुल चीज से पहले दर्द है, तकलीफ है, ये नेचर का रूल है कि कुछ भी अच्छा करने से पहले खूब हार्डवर्क, कुछ मसल तोड़ना, हड्डियां तोड़ना, भूखे रहना, मेहनत करना, पसीना बहाना, उसके बिना कोई भी सक्सेस या ग्रोथ है ही नहीं। So that's how the reality of healing also is. So मैम, जैसे आपने बताया कि पेन बाहर आता है लोगों का, तो अगर कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में, किसी ट्रॉमा से सफर कर रहा है, तो उसके लिए भी हीलिंग हेल्प करेगी? Absolutely. देखिए, डिप्रेशन को ना मैं नेगेटिव नहीं लेती, मैं डिप्रेशन को ऐसा लेती हूँ कि आप नॉर्मली जो लोग हैं वो रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं, है ना? सुबह उठते हैं, हमें पता भी नहीं कि कब ब्रश हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली होता है ना। तो कुछ हमारी प्रोग्राम्स हैं जो ब्रेन में ऑटोमेटिकली चलते हैं, जैसे आपका दिल अपने आप धड़कता है, सांसें अपने आप चलती हैं, ब्रश आप अपने आप कर लेते हो, नहाते हो, एक एक स्टेप थोड़ी याद रहता है कि आपने कैसे साबुन लगाया, ये सब थोड़ी याद रहता है, ऑटोमेटिक मोड में चल रहा है, राइट? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक मोड में कर रहे हैं, ठीक है? उसके बीच में अगर कोई झटका आ जाता है लाइफ में, कोई ट्रॉमा आ जाता है, कोई किसी दिन पर्स चोरी हो गया, कुछ चोट लग गई, तो थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तब हमें अचानक होश आता है कि कुछ हुआ लाइफ में। तो दर्द ही हमें एक्चुअली होश में लाता है, तब तक हम एकदम रोबोट की तरह, मैं कहूँगी अनकॉन्शियस लिविंग करते हैं हम। अनकॉन्शियस मतलब एक नशे में है जैसे सब लोग, और सभी लोग उस नशे में ही अपना काम कर रहे हैं। जब हमें तकलीफ होती है ना, तभी हम थोड़े होश में आते हैं। तो जो इंसान डिप्रेशन में है, ये वो इंसान है जिसकी तकलीफ सामने आ गई है। ओके, क्योंकि उसकी तकलीफ सामने आ गई है तो उसकी हीलिंग भी हो सकती है। उन लोगों की कैसे हीलिंग करोगे जो रोबोटिक है, जिनको अभी तकलीफ पता ही नहीं है अपने अंदर। 99% लोगों से आप पूछो हाउ आर यू, आई एम फाइन, यही आता है ना, ऑटोमेटिक रिप्लाई है। क्या सच में वो फाइन है? नहीं है ना। अगर आप ध्यान से पूछो, कुरेदो, तो पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितना दर्द बैठा हुआ है।
लेकिन निकलेगा मुंह से आई एम फाइन, ऑटोमेटिक रोबोटिक रिप्लाई। सो जो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, कम से कम वो तकलीफ में है, वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा है मेरी प्रॉब्लम है। क्योंकि हीलिंग हीलिंग तब नहीं बिगिन होती है कि जब आपको अच्छा फील होता है। हीलिंग तब बिगिन होता है कि आप अपना ईगो छोड़ के ये बोलते हो कि मुझे तकलीफ है, मुझे मदद चाहिए। दैट इज व्हेन हीलिंग स्टार्ट्स। वो एक्सेप्टेंस कि कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग इज रॉन्ग। नहीं तो आधे लोग अपने आप को खुद ही समझाते रहते हैं कि नथिंग, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नथिंग इज वेल, एक्सेप्ट द ट्रॉमा। क्योंकि जब आप तकलीफ को एक्सेप्ट करोगे तभी तो मदद मांगोगे ना। जो इंसान खुश है, क्या वो सॉल्व करेगा अपनी प्रॉब्लम? नहीं, वो इंसान ही सॉल्व करेगा जो तकलीफ में है ना। तभी डॉक्टर के पास जाते हैं ना जब हम तकलीफ में होते हैं। नहीं तो कितने सारे लोग बीमारियां कैरी ही कर रहे हैं अपनी। जब तक एकदम ऐसा ना हो जाए कि अनबेरेबल पेन नहीं होता, तब तक लोग मेडिसिन लेते ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि उनको लगता है सब ठीक चल रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो मैम, मैं अगर आपकी बात करूँ तो आपने दूसरों के लिए हीलिंग कैसे स्टार्ट करी? देखो, पहले तो मैंने एक्चुअली कभी भी दूसरों के लिए हीलिंग स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था। मैं तो अपनी ही हीलिंग करना चाह रही थी सेल्फिशली। और मैं बताऊं, मैं बहुत ही सेल्फिश थी। मैं कॉर्पोरेट में टॉप पे पहुंची तो यूं ही नहीं पहुंची। यू हैव टू बी वेरी वेरी हार्ड, वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फ सेंटर्ड। ओके, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स, लड़कों के साथ हैंडल करना, उनको बॉस करना आसान नहीं है। Right. लड़कियों के लिए कॉर्पोरेट में सर्वाइव करना तो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, एम्बिशियस, हार्डकोर एम्बिशियस लड़की थी मैं। और मैं ये जर्नी पे भी इसलिए आई क्योंकि मैं सेल्फिश थी और मैं खुश नहीं थी। तो मुझे अपनी खुशी ढूंढनी थी, इसलिए मैंने अपनी खुद की हीलिंग शुरू करी। लेकिन यूनिवर्स इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें करता है कि जब आप अपनी तकलीफ़ें सॉल्व कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं जो तकलीफ़ में होते हैं, और वो आपको अपनी तकलीफ़ यूं ही बताने लगते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं फ्लाइट में थी तो मेरे बगल में एक लेडी बैठी थी, शी मस्ट बी 60 years old, और वो अपनी तकलीफ बताने लगी, अनजान, ठीक है, उनको कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्या हीलिंग जर्नी है, कुछ नहीं पता, बट शी स्टार्टेड टेलिंग मी हर प्रॉब्लम्स। और जब मैंने उनको कुछ सजेशन दिए, उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी खुशी से मुझे ये रियलाइज हुआ कि उनकी खुशी में ही मुझे अपनी खुशी मिल रही है। इसका मतलब कहीं तो ये मेरा पर्पस है, राइट? और ये एक बार नहीं हुआ, ऐसे अक्सर होने लगा, इतना ज्यादा होने लगा कि मुझे चार्ज करना शुरू करना पड़ा, क्योंकि मेरी काउंसलिंग इतनी इफेक्टिव होने लगी कि लोगों को सच में मदद मिलने लग गई, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई, उनको सक्सेस मिलने लग गई। वहां से मुझे अपना मोटिवेशन मिला कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन रियली डू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये करके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी हीलिंग से ज्यादा अगर जब दूसरों की हीलिंग करती हूँ उसमें मेरी हीलिंग हो रही है। कितनी कमाल की बात है कि आप दूसरों की मदद करके जो आपकी हीलिंग हो रही है, उनको उनका एक पजल पीस मिसिंग है उनके लाइफ से, और वो जोड़ने से ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ जुड़ गया। एंड दैट्स वेयर आई फाउंड माई थिंग, एंड दैट्स वेयर आई फाउंड माई पर्पस, एंड आई थिंक दैट वाज वंडरफुल फॉर मी। तो मैम, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका कि कोई क्लाइंट जो भी आपके पास आते हैं हीलिंग के रिगार्डिंग, तो आपको लगा हो कि यार इनको कर दिया मैंने, अभी वो एक अलग लेवल की खुशी होती है ना, जो तो कभी लगा है कभी किसी ऐसे क्लाइंट? मतलब अभी भी देखिए, हीलिंग ना लंबी जर्नी होती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार एक दो, ये देखो, अगर आप उस प्रोफेशनली उसको सिर्फ देखो तो फिर आप सोचोगे हाँ मैंने अपने 5 सेशन ले लिए, मेरा काम खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं मानती। मुझे लगता है हीलिंग इज़ अ लाइफ टाइम थिंग। और मेरे जितने भी आज तक के स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स या काउंसलीज रहे हैं, उनसे आज तक मैं टच में हूँ, एंड आई कीप अ टैब ऑन देयर सक्सेस। मुझे याद है माई फर्स्ट क्लाइंट एवर वॉज ओवरवेट, बहुत ज़्यादा फैट था वो, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिज्म। और मुझे याद है कि वो उसको इतना एंग्जाइटी होता था लोगों से कि वो लोगों के साथ भीड़ में बैठ नहीं सकता था। तो जब भी उसको अल्कोहलिक एनोनिमस करके मीटिंग्स होती है, वहाँ पर जाना होता था, तो ऑल द टाइम आई विल बी ऑन द कॉल विथ हिम, क्योंकि वो अकेले जा नहीं सकता था। तो उसको डर लगता था, तो वो कंटिन्यूसली मुझसे बात करता था, तभी वो मीटिंग में जा पाता था, क्योंकि उसको अल्कोहल छोड़ना था। तो मुझे याद है उसकी पूरा ट्रॉमा और वो जर्नी मुझे इतने अच्छे से याद है। आज उसका वेट लॉस हो चुका है एकदम, डॉग्स के एनजीओ चला रहा है वो, एंड ही इज डूइंग रियली वेल इन लाइफ। तो इसकी अलग ही खुशी है। मतलब मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती कि उसकी ग्रोथ से मुझे कितनी खुशी मिलती है। इट्स लाइक इट इज बिगर देन माई विन इन लाइफ। सो इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उस खुशी के आगे कुछ है ही नहीं।
तो अगर मैम हम स्कूल की बात करें या बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी काफी फियर्स होते हैं, स्टेज फियर हो गया, टीचर से बात नहीं कर पाते, पेरेंट्स के सामने भी अपनी बात नहीं रख पाते, तो क्या उनके लिए भी हीलिंग अगर पेरेंट्स सोचे कि हाँ इन्हें जरूरत है तो क्या हम कर सकते हैं बच्चों के बिल्कुल। लिए अभी भी? तो मेरे पास, आप मानोगे नहीं, दैट 6th-7th के बच्चे हम्म दे आर ऑलरेडी टेकिंग काउंसलिंग, बिकॉज 5th के बाद ना बच्चों की लाइफ में ना सडनली एक तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो बच्चों से सडनली ट्वीनेजर्स बन जाते हैं, टीनेजर्स नहीं, ट्वीनेजर्स। वो ट्रांजिशन फेज होता है 12 इयर्स वाला, तो उसमें हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, मगर अक्कल अभी भी बच्चों वाली है। ओके, दे आर नॉट एबल टू। तो आपका बचपन से जो आपके साथ फुटबॉल खेलता था या डॉल्स खेलती थी, वो लड़की का अचानक चेंज हो गया है, नाउ शी डजंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू। तो बहुत सारे बच्चों को एक डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी चीज़ें आ गई हैं, और उनको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो टीनेज में आके वो चीज़ें एग्रेवेट हो जाती हैं, क्योंकि तब आप फुल फ्लेजेड हार्मोनल जूस में आप फ्लो कर रहे हो, आपका माइंड काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को सही टाइम पे काउंसलिंग की इसलिए ज़रूरत है, क्योंकि ये रियल स्ट्रेस है। चैट जीपीटी से वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू कमिट सुसाइड, पोल्स बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, शुड आई कमिट सुसाइड, वोट येस और नो। ये रियल इंसिडेंट्स बता रही हूँ मैं, दीज आर नॉट जोक्स, दीज आर रियल इंसिडेंट। यूएस में तो बहुत सारे बच्चों ने चैट जीपीटी से डिस्कस करके सुसाइड कर भी लिया है। उस पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने उसको कवर भी किया, और बहुत सारी कंपनीज ने उसको एआई को बचाने के लिए उसको दबाने की भी कोशिश की है, बट इट्स अ रियलिटी कि चैट जीपीटी गाइडेंस देता है हाउ टू कमिट सुसाइड। सो अगर, लेकिन ट्रॉमा चैट जीपीटी के अंदर नहीं है, वो तो कमांड जो आप दे रहे हो उसका आंसर दे रहा है, राइट? ट्रॉमा बच्चों में है, तो हैंडल हमें बच्चों की एंजाइटी को करना है, और फिगर आउट करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जहाँ पर सपोर्ट दिया जा सकता है, क्योंकि चेंजेस तो आएंगे, आप चेंजेस को रोक नहीं सकते। बच्चों की चेंजेस, एक 9th स्टैंडर्ड की बच्ची ने सुसाइड कर लिया अभी। एक वो केस आपने सुना होगा जहाँ पर एक फादर ने अपनी बेटी का 15 साल तक रेप किया, 5 साल की उम्र से उसका रेप कर रहा था, और वो वीडियो कॉल पे सब होता था, और उसकी मदर को जब पता चला तो उन्होंने कंप्लेन करी, सबूत दिया, और 20 साल की जेल हुई। तो ये तो ट्रॉमास के बारे में पूरी न्यूज़ कवर कर रही है, और ऐसे ट्रॉमास के लिए बहुत सारी थेरेपीज, कंसल्टिंग, काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट हैं। लेकिन जो छोटे छोटे ट्रॉमा होते हैं, है ना, जैसे कि आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा है और सडनली यू आर फीलिंग लोनली एट द एज ऑफ 12, नोबडी इन योर क्लास इज टॉकिंग टू यू, दे आर बुलिंग यू, दे आर टारगेटिंग यू, आपके वेट का मजाक उड़ा रहे हैं, आप होमवर्क फिनिश नहीं कर रहे हो, आपके जोक्स पे वो लोग हंस नहीं रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं, आपको गे बोल रहे हैं। अभी आपको पता भी नहीं है कि गे क्या होता है, आप 12 साल के हो, आपको कितनी नॉलेज है? आप तो भी कार्टून्स और उसमें थे, है ना। सडनली 1 साल में इतना क्या चेंज हो गया, पर यू आर नॉट एबल टू कोप अप। कितने सारे बच्चे स्कूल जाना बंद कर दे रहे हैं 7th स्टैंडर्ड में आते ही, कितने सारे बच्चे कूद जा रहे हैं, बिकॉज जस्ट, अब बताओ उनको बुली कौन कर रहा है? उनके आसपास के ही बच्चे कर रहे हैं ना। अब क्या उनको मारोगे आप या जेल में डाल दोगे? नहीं डाल सकते ना। दिस इज अ मेंटालिटी अपग्रेड दैट हैज टू बी डन। वो पेरेंटिंग के लेवल पे हैंडल करना पड़ता है। इसलिए जब भी मैं काउंसलिंग करती हूँ, मैं सिर्फ बच्चे की काउंसलिंग नहीं करती हूँ, पेरेंट्स की भी करती हूँ, बिकॉज देयर हैज टू बी पेरेंटिंग शिफ्ट ऑल्सो विथ एज। सो मैम, हमें ना बहुत बार देखते हैं जैसे 21-22 ईयर्स के लड़के या लड़की लगा लो, दोनों ही, उनका जो बचपना है वो तब भी नहीं जाता है, या वो कहें कि काफी बार वो मैच्योर बिहेव कर देते हैं बहुत ज्यादा, काफी बार वो बिल्कुल चाइल्डिश बिहेव कर देते हैं, तो लोग उन्हें बोलते भी हैं भाई क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, तुम तो 21-22 साल के हो रखे हो। तो उनका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, आप अगर जेनजी की बात कर रहे हैं तो लोग बहुत नेगेटिव बोलते हैं जेनजी के बारे में, मैं नहीं मानती। आप अल्कोहल कंजम्पशन को आप देखो, कितनी सारी अल्कोहल कंपनीज को लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि जेनजी दारू नहीं पीता। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बहुत सारी चीज़ें इस जनरेशन में शायद लोगों को समझ नहीं आ रही अभी, बट दिस इज़ वेरी मेच्योर जनरेशन। बेवकूफ़ नहीं है ये लोग, आपको बेवकूफ़ लग रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जॉब चेंज कर लेते हैं या थोड़े फोकस्ड नहीं होते, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दो इनको, यू नो, वेट एंड वॉच। वी हैव टू, जैसे हमें अपग्रेड करना चाहिए, मुझे लगता है मिलेनियंस को भी, बूमर्स को भी थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए विद टाइम, एंड आई थिंक दैट इज मिसिंग। नॉट ओनली दे आर नॉट इमेच्योर, वी जस्ट डोंट अंडरस्टैंड देम। सो दैट्स व्हाट आई थिंक अबाउट जेन ज़ी। तो मैम, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी कि एक कोच और एक गाइड होने के अलावा भी कोई लोग अगर लोनली महसूस कर रहा होता है, अच्छा, तो उसका क्या इशू रहता है? ओके, देखिए सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा लोनली तो कोच ही होता है।
अगर आप एक रूम में बहुत सारे लोग, नॉर्मल लोग और एक कोच बैठा हुआ, तो उसमें से सबसे ज़्यादा लोनली कोच ही होगा, क्योंकि हीलिंग जब आप दूसरों की करते हैं ना, तो आप इतना ज़्यादा ट्रॉमा अपने ऊपर लेते हैं. यू आर लिसनिंग टू ट्रॉमा ऑल द टाइम. सुबह से शाम तक आप सब सिर्फ दर्द ही दर्द सुन रहे हो, है ना. कोई अच्छी बात नहीं कर रहा है आपसे, सब तकलीफ ही बता रहे हैं. लेकिन आपके पास आपकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है. तो सबसे लोनली इंसान तो हीलर ही होता है, बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. पर ये हर किसी को नहीं मिलती. हर किसी के पास वो हुनर नहीं है कि दूसरों की तकलीफ को सुन सके, ले सके, समझ सके. तो आई थिंक विथ great powers comes great responsibilities, वैसा वाला केस है. तो लोनलीनेस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है. लोनलीनेस का एक ही सॉल्यूशन है. सोचो, जो हीलर है, वो एज अ हीलर मैं बोल रही हूँ कि एक हीलर भी लोनली फील करता है, राइट. लोनलीनेस का कोई सॉल्यूशन नहीं है. आपको ऐसा इंसान बनना है जो लोगों के साथ भी कंफर्टेबल है और अकेले भी कंफर्टेबल है. क्योंकि जब आप अपने आप से डरना बंद कर दोगे, तब ट्रू लोनलीनेस खत्म होती है, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग. जब लोग सबके साथ होते हैं, सोचते हैं मैं अकेला भाग जाऊं, कहीं पर पहाड़ों पे चला जाऊं, और जब पहाड़ों पे होते हैं तो फैमिली को मिस करते हैं, तो कहीं भी खुश नहीं रह पाते. आपको दोनों ही जगह में इक्वली कंफर्टेबल होना पड़ेगा. दैट्स हाउ यू बिकम जीरो. लोनलीनेस को आप उस सॉलिट्यूड सोचोगे, नॉट लोनलीनेस. इट्स नॉट अ नेगेटिव वर्ड. सॉलिट्यूड इज अ ब्यूटिफुल वर्ड. जब अगर कोई लड़की को, आपने लड़कियों का अक्सर ऐसा देखा है कि मैंने गाने सुन के, डांस करके, कुकिंग करके, फेस मास्क लगा के, कुछ बुक्स पढ़ के, चाय बना के, कॉफ़ी बना के अपने आप को मस्त कर लेती है, यू नो. सो शी कैन हील. आई थिंक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, सेल्फ लव वाली, वो लड़कों को भी सीखनी चाहिए और करनी चाहिए. आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल वे टू हील एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ. ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट. आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा. और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनली, तो स्क्रीन पे मेरे डिटेल्स हैं. प्लीज़ कांटेक्ट मी इफ़ यू आर फीलिंग सुसाइडल और इफ़ यू आर फीलिंग नीड ऑफ थेरेपी, और किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए. थैंक यू सो मच.